नमस्कार दोस्तों, मैं रोज की तरह इंद्रजीत सिंह सत्तावत एचपी एजुकेशन के माध्यम से आज हम पेश हुए आपके सामने राजस्थान जीके और इतिहास को जानने के जो स्रोत की बात कर रहे थे। हम उस स्रोत में आज 7वां वीडियो है और हमने आज से पहले ख्याल साहित्य पढ़ लिए हैं, वैली साहित्य पढ़ लिए हैं और रासो साहित्य पढ़ लिए। आज हम बात करते हैं विदेशी इतिहास का और वहां से उस वस्तु को या उस विषय वस्तु को पॉइंट आउट करेंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो बात करते हैं राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत, और इस स्रोत के तहत बात करते हैं विदेशी यात्रियों के वृतांत। अच्छा, इसमें भी हम दो डिवाइडेशन कर सकते हैं, एक तो अंग्रेजी इतिहास का और एक फारसी वगैरह जो इतिहासकार है वो। तो आज बात करेंगे हम केवल अंग्रेजी इतिहास का, अंग्रेजी इतिहास का अथवा अंग्रेजी या पाश्चात्य यात्री। तीन नाम इसमें स्पष्ट होकर सामने आते हैं। तीन नाम हमारे, पहला नाम है जॉर्ज अब्राहम गिरियसन, दूसरा नाम है LP एसिडोनी, जिसका पूरा नाम लुई पियाजे टेसिडोनी। और तीसरा नाम आता है इसमें कर्नल जेम्स टॉड। देखिए, तीन नाम हमने विदेशी यात्रियों के लिखे हैं जहां से क्वेश्चन बनता है। फारसी इतिहासकारों की बात हम करेंगे इसके बाद वाले वीडियो में। लेकिन अगर फारसी इतिहासकारों की बात और इसके साथ साथ जो अभिलेख प्राप्त हुए, देखिए हमने अभी कुछ टॉपिक लेफ्ट किए हैं। एक तो फारसी इतिहास का, दूसरा अभिलेख, तीसरा मृदभांड। फारसी इतिहास का हम इसके बाद पढ़ेंगे, अभिलेख हम इसके बाद पढ़ेंगे और मृदभांड इसके बाद पढ़ेंगे। पर मृदभांड जिस सभ्यता का है उसी सभ्यता के साथ पढ़ेंगे। अभिलेख जिस राजा ने लिखवाया है या जिस राजवंश से संबंधित है उसी राजवंश या उसी राजा के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि हम इतिहास की बात करेंगे। इतिहास में राजा आएंगे, राजाओं के साथ उनके अभिलेख आएंगे, उनके समय का अभिलेख आएगा या उनके द्वारा लिखा गया अभिलेख आएगा। तो हम उन अभिलेखों को उस राजा अथवा राजवंश के साथ पढ़ेंगे। पहली चीज, मृदभांड हम कब पढ़ेंगे? जब मृदभांड का पता चलता है कि ये मृदभांड उस सभ्यता से संबंधित है, उस समय हम उस सभ्यता के साथ उस मृदभांड की बात करेंगे, पहला। दूसरा, अभिलेख की बात हम कब करेंगे? जब हमने मान लिया मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं हम, और मेवाड़ से संबंधित जो भी इतिहास का जो भी अभिलेख प्राप्त हुए, जैसे राज प्रशस्ति प्राप्त हो रही है हमको, तो राज प्रशस्ति कहाँ प्राप्त हुई, किसके समय किसने लिखवाई है, इन चीजों को हम उन अभिलेखों के साथ उस राजा अथवा राजवंश के साथ पढ़ेंगे तो हमको याद रखने में ज्यादा आसानी रहती है। क्योंकि इस चीज को मैंने भी हमेशा महसूस किया है कि हम अभिलेख अगर एक साथ पढ़ ले या मृदभांड एक साथ पढ़ ले तो एग्जाम के समय क्या होता है, कोलैप्स हो जाता है।
यार वो मृदभांड लाल काले मृदभांड किसके साथ थे, चित्रित धूसर मृदभांड किसके साथ थे, और गेरू मृदभांड किसके साथ थे, या ज्यामितीय आकृति वाले मृदभांड किसके साथ थे, या पशु पक्षी के चित्र वाले मृदभांड किसके साथ थे। तो हम क्या इन सब जानकारियों को वहां पे इंडिविजुअल नहीं रख के और कोलेक्स होने की थोड़ी सी वो आशंका रहती है। इस वजह से अगर सभ्यता के साथ मृदभांड पढ़े जाए, जैसा कि मैंने इसको याद किया है सभ्यता के साथ, तो उसमें हमको याद रखने में आसानी रहती है और कोलेक्स का खतरा थोड़ा सा कम रहता है कि हम क्या कंफ्यूज नहीं होते एग्जाम के समय। इसीलिए मृदभांड को हम सभ्यता के साथ पढ़ेंगे। दूसरा, अभिलेख हम एक साथ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर हमको ये याद अलग से रखना पड़ेगा कि यार राज प्रशस्ति किसके साथ थी, या आपके जो राय प्रशस्ति किसके साथ थी, तो हम किस राजा के समय थी, किसने लिखवाई। तो अगर हम अभिलेखों को एक साथ पढ़ लेंगे, उन प्रशस्तियों को एक साथ पढ़ लेंगे, तो हमको फिर ये चीज अलग से याद रखनी पड़ेगी कौन सी किस राजा की थी, किसके समय किसने लिखी, किस राजवंश से संबंधित थी, इस प्रशस्ति में किस राजवंश का उल्लेख है। इसीलिए हम जो है अभिलेख मृदभांड, अभिलेख उस राजा अथवा राजवंश के साथ पढ़ेंगे, मृदभांड भी सभ्यता के साथ पढ़ेंगे। और रही फारसी इतिहासकारों की बात, तो आप देखिए कि फारसी इतिहासकार भी किसी न किसी राजा के समय यहाँ पर आया है। वो या तो किसी राजा के समय, स्पेशल राजा के समय, या संपूर्ण राजवंश के समय यहाँ पर आया है। तो हमको फारसी इतिहासकार जो आए हैं वो भी उन राजा अथवा राजवंश के साथ, जिनके साथ वो आए हैं, उसमें याद रखने की आवश्यकता, उसमें अच्छी तरीके से याद रहेगा। इसीलिए आप यहाँ पे देखिए, ये याद करने के संदर्भ से है, नहीं तो एक साथ अगर हम बताएंगे तो बता भी देंगे और पूरा एक साथ हम नोट करवा देंगे तो राइट डाउन हो जाएगा, बट फिर भी उसमें याद रखने में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए फारसी इतिहासकार जिस राजा, जिस राजवंश के समय है उसके साथ, अभिलेख जिस राजवंश के समय लिखवाया गया है, जिस राजवंश से संबंधित है या जिस राजवंश का है उसके साथ पढ़ेंगे। और मृदभांड जो है वो जिस सभ्यता में जैसा मृदभांड पाया गया है, हम उसकी बात उस सभ्यता के साथ करेंगे तो शायद हमें याद रखने में आसानी रहेगी। और इसको मैंने प्रैक्टिकल करके देखा। इसीलिए फारसी इतिहासकार जो राजा राजवंश के साथ आए या जिसके समय आए उसके साथ बात करेंगे। अभिलेख जिस राजा ने खुदवाया है, जिस राजवंश के समय खुदवाया है, जिस राजवंश का उल्लेख है उसके साथ। और मृदभांड जिस सभ्यता के साथ है उसी के साथ बात करेंगे। हम आते हैं आज विदेशी इतिहासकार। विदेशी इतिहासकार में हमको मोस्टली इन तीन लोगों को देखना है। पहला, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। देखिए, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का जो वर्क है वो पूर्ण रूप से राजस्थानी भाषा के लिए, राजस्थानी भाषा के लिए। पहली चीज, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का संबंध इतिहास से नहीं, किससे है? राजस्थानी भाषा के विकास से संबंधित है। राजस्थानी भाषा के विकास में इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। देखिए, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, अब्राहम ग्रियर्सन ने एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में राजस्थानी भाषा का पहला वैज्ञानिक विभाजन किया गया है। वैज्ञानिक विभाजन किया गया। देखिए, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, एक चीज याद रखनी है, इन्होंने राजस्थानी भाषा के विकास में कार्य किया है। अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इन्होंने राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक विभाजन किया है। हालांकि ये इतिहास से संबंधित नहीं है, लेकिन विदेशी है, विदेशी यात्री है, राजस्थान की संस्कृति में इनका योगदान है, इसलिए हमको इनका नाम याद रखना चाहिए। और इनका संबंध राजस्थानी भाषा के वैज्ञानिक विभाजन से है। पुस्तक का नाम इंपोर्टेंट है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बात करते हैं दूसरी। दूसरे हैं एलपी टेसीटोरी। हालांकि एलपी टेसीटोरी की बात हमने एक दिन कर ली थी शायद, फिर भी आप इसको रिकॉल कर लीजिए। एलपी टेसीटोरी इटली के, और इटली के उदीने शहर के हैं, और इन्होंने बीकानेर को अपना कार्यक्षेत्र बनाया था। और इनका संपूर्ण जो कार्यक्षेत्र है वो राजस्थानी साहित्य में, इन्होंने
राजस्थानी साहित्य को बढ़ावा दिया है। और इन्हीं एलपी टेसीटोरी जो कि बीकानेर के राजकुमार है पृथ्वीराज राठौड़, उनके बारे में इनकी कोटेशन है जिसकी बात हमने कर ली थी। पहली बात हमने करी जॉर्ज अब्राहम गिरियसन की, राजस्थानी भाषा के वैज्ञानिक विभाजन में उनका पूर्ण सहयोग है। पुस्तक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। दूसरे हैं एलपी टेसीटोरी, लुई पियाजी टेसीटोरी इटली के हैं और इटली के उदीने शहर के हैं। बीकानेर को इन्होंने अपना कार्यक्षेत्र बनाया। राजस्थानी साहित्य में इनका योगदान है, राजस्थानी साहित्य को इन्होंने नए आयाम प्रदान किए, इसीलिए इनको जाना जाता है। इनकी मृत्यु बीकानेर में ही हुई है और मलेरिया से इनकी मृत्यु हुई है। हालांकि इतना पूछा नहीं जाता, फिर भी हमें याद रखना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो पाश्चात्य होते हुए भी राजस्थानी साहित्य के विकास में योगदान देता है, तो उसका नाम है एलपी टेसीटोरी, लुई पियाजी टेसीटोरी। उसके बाद हम बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड की। देखिए कर्नल जेम्स टोड से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, हम यही बात करनी है उनकी। कर्नल जेम्स टोड से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कर्नल जेम्स टोड को क्या कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोड कहाँ के थे, कर्नल जेम्स टोड ने क्या क्या कार्य किए, इन सब की जानकारी हम आज राजस्थान के इतिहास के स्रोत में 7वें वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड, देखिए कर्नल जेम्स टोड वो व्यक्ति है जो इंग्लैंड के मूल निवासी है। कहां के मूल निवासी है? इंग्लैंड के मूल निवासी है। और इनका जन्म 20 मार्च 1782 को इंग्लैंड में हुआ। 20 मार्च 1782 को इंग्लैंड में हुआ। इनको कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे दाढ़ी वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा, राजस्थान के इतिहास के जनक और फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री। देखिए इंग्लैंड के मूल निवासी है। इनका जन्म 20 मार्च 1782 को इंग्लैंड में हो रहा है। इनको कई निक नामों से पुकारा जाता है, जैसे दाढ़ी वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा, राजस्थान के इतिहास के जनक, फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री। और इन्होंने भारत में ये सन 1800 में 1800 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी में नियुक्त होकर भारत में, देखिए 1782 में इनका जन्म हो रहा है। 1800 कुछ किताबों में 1798 भी, आप उस सन को भी याद रखना 1798, ठीक है। 1798 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी में नियुक्त होकर भारत आते हैं और भारत ये कुल लगभग 24 वर्ष ये भारत में रहते हैं। लगभग 24 वर्ष ये भारत में रहते हैं और 24 वर्षों में 18 वर्ष इन्होंने अपने जो सेवाएं हैं वो राजपूताना में दी है। किसमें दी है? राजपूताना। देखिए 1798 1800 काट दीजिए क्योंकि मेरे को लग रहा है 1800 गलत है। 1798 ईस्वी में ये जेम्स टोड भारत आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में नियुक्त होकर और कुल भारत में 24 वर्ष रहे, जिसमें से ये लगभग 18 वर्ष हिंदुस्तान में रहे। 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, वारन हेस्टिंग की बात है, लॉर्ड हेस्टिंग ने इन्हें राजपूताना में मेवाड़ में पॉलिटिकल एजेंट के रूप में नियुक्त किया। देखिए
1817-18 में लॉर्ड हेस्टिंग जो है इन्हें राजपूताना में मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में नियुक्त करता है। और जब ये मेवाड़ में आए तो यहाँ ये जो कर्नल जेम्स टोड है ये इंग्लैंड के राजसी परिवार से संबंधित थे। और जब राजस्थान में ये आते हैं तो राजस्थान की जमींदारी व्यवस्था पुरातन इंग्लैंड की जमींदारी व्यवस्था के लगभग समान इन्होंने देखी। तो इनका इंटरेस्ट जागा कि क्यों मैं राजस्थान के ये जो राजपूताना है इसकी राजाओं का जो इतिहास है उसको खंगालता हूँ। हो सकता है इसका इतिहास और इंग्लैंड के इतिहास में बहुत समानता हो सकती है। तो इन्होंने वहां से प्रेरित होकर यहाँ के इतिहास को जानने की कोशिश की और यहाँ पर खोज प्रारंभ करके बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के साथ मिलकर इन्होंने सर्वेक्षण चालू किया राजस्थान का। और राजस्थान का सर्वेक्षण चालू किया तो राजस्थान में इन्होंने कई ऐसी चीजें देखी जो अभी तक अनछुई थी, क्योंकि यहाँ के इतिहास को किसी ने लिखा नहीं था। इस वजह से इन्होंने ये बीड़ा उठाया और कर्नल जेम्स टोड ने 24 वर्ष लगभग हिंदुस्तान में रहकर जब ये 18 वर्ष राजस्थान में रहे तो राजस्थान में कह रहा हूं उस समय राजपूताना कहा जाता था। जब ये यहाँ से जाते हैं तो इस संपूर्ण इतिहास को जो उन्होंने अपने में सजोया था, जिसे लिखा था, उसको दो पुस्तकों में प्रकाशित करवाते हैं। उन दो पुस्तकों का नाम मैं लिखता हूँ। पहले ये देख लीजिए, तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे थे हम, जेम्स टोड की, जो 1798 में हिंदुस्तान आ रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में नियुक्त होकर। 24 वर्ष हिंदुस्तान में रहे, जिसमें से 18 वर्ष उन्होंने राजस्थान में ही निकाले हैं। जिनका जन्म 20 मार्च 1782 इंग्लैंड में हो रहा है, जिनको दाढ़ी वाले बाबा कहते हैं, जिनको घोड़े वाले बाबा कहते हैं, राजस्थान के इतिहास के जनक कहते हैं, फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री कहते हैं। और लॉर्ड हेस्टिंग के कहने पर ये राजस्थान आए हैं और राजस्थान में राजपूताना के जो यहाँ की रियासत थी उनमें पॉलिटिकल एजेंट का कार्य इन्होंने प्रारंभ किया। राजपूताना के विभिन्न राजवंशों को देखकर ये उनके इतिहास को लिखने के लिए प्रेरित हुए और इन्होंने इंग्लैंड जाकर 2 पुस्तकें लिखी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, पहली पुस्तक है इनकी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। देखिए, इस पुस्तक से क्वेश्चन जो आता है आपके वो ये आता है कि एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान कब लिखी गई। पहली पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये पुस्तक लिखी गई है 1829 में। देखिए, ये वो पुस्तक है जिसमें सबसे पहले राजस्थान शब्द का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, राजस्थान शब्द सबसे पहले यहां पर आया है। वैसे राजस्थान शब्द बसंतगढ़ सिरोही के अभिलेख में आया था। किसमें? बसंतगढ़ सिरोही के अभिलेख में आया है और वहां पर भी शब्द है राजस्थानादित्य। हर्षवर्धन के समय भी ये शब्द एक बार आता है और हर्षवर्धन के समय भी ये शब्द राजस्थानादित्य है, लेकिन ये उस समय एक प्रशासनिक इकाई है। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस शब्द का इस्तेमाल किया और केवल शीर्षक में इस शब्द का इस्तेमाल है, वरना जबकि जो विषय वस्तु है पुस्तक की उसमें रायथान शब्द का इस्तेमाल है। कई जगह रायथान है, कई जगह रैथान है, ठीक है, लेकिन शीर्षक जो है वहां पर राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरी पुस्तक है इनकी ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में सभी
राजस्थान की रियासतों के इतिहास का उल्लेख है। इसको दो भागों में उन्होंने विभाजित कर रखा है। ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया में आदिवासियों का भी इतिहास दे रखा है। उसके अलावा यहाँ की परंपराएं, मेले, त्योहार, जो उदयपुर का गणगौर है, उस उदयपुर के गणगौर का उल्लेख इसमें है। उदयपुर के गणगौर का उल्लेख, नाथद्वारा के गणगौर का उल्लेख, नाथद्वारा के गणगौर का उल्लेख इस पुस्तक में है। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में, जो कि 1829 में लिखी है। इस पुस्तक में संपूर्ण रूप से इतिहास का उल्लेख है। इस पुस्तक के लेखक तो है कर्नल जेम्स टोड, लेकिन इस पुस्तक के संपादक जो है वो विलियम कुक है। विलियम कुक। लेखक है कर्नल जेम्स टोड, संपादक है विलियम कुक, और ये पुस्तक जो है वो यति ज्ञानचंद को समर्पित है। यति ज्ञानचंद, देखिए इंपॉर्टेंट है। पुस्तक लिखी है टोड ने, संपादित की है विलियम कुक ने, और किसको समर्पित है? यति ज्ञानचंद को। यति ज्ञानचंद जो है वो कर्नल जेम्स टोड के गुरु हैं, इसीलिए कर्नल जेम्स टोड ने इस पुस्तक को उन्हें समर्पित किया। कर्नल जेम्स टोड वो व्यक्ति है जिनके नाम पर राजस्थान में एक नगर बसा हुआ है। आप लोगों को अगर पता हो कि टोडगढ़ है, जो कि अजमेर में है, और अजमेर में किस जगह पे? अजमेर विखंडित जिला है। राजस्थान के दो जिले विखंडित है, एक तो अजमेर है, एक चित्तौड़ है, दोनों विखंडित है। तो अजमेर का जो विखंडन वाला क्षेत्र है, वहां पर टाडगढ़ बसा हुआ है। टाडगढ़ जेल में ही गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक को रखा गया था, आपको याद, और इसकी बात हम 18 वो जो किसान आंदोलन होता है उसके अंदर इसकी बात करेंगे। तो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज जो राजस्थान के लेखक जो है कर्नल जेम्स टोड के नाम पर ही टोडगढ़ बसाया गया, जो कि अजमेर में स्थित है। एक मात्र नगर है जिसका नाम किसी अंग्रेज के नाम पर रखा गया है। कर्नल जेम्स टोड वो व्यक्ति है जो मेवाड़ हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहते हैं। थर्मोपल्ली कहते हैं। हालांकि इसका हम जब मेवाड़ पढ़ेंगे उसके अंदर और जिक्र करेंगे, लेकिन मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसको बोलते हैं? हल्दी घाटी को कहा जाता है। हल्दी घाटी को कहा जाता है। कौन कह रहा है? तो कर्नल जेम्स टोड कह रहे हैं। यही मेवाड़ का मैराथन कहते हैं दिवेर के युद्ध को। जो 1582 में दिवेर का युद्ध हो रहा है उसको मेवाड़ का मैराथन कहते हैं कर्नल जेम्स टोड। अच्छा, हल्दी घाटी को थर्मोपल्ली कहते हैं, और हल्दी घाटी में लड़ने वाले प्रत्येक राजपूत सैनिक को ये कहते हैं लियोनिडास। देखिए इनका कथन है कि थर्मोपल्ली की लड़ाई में तो एक लियोनिडास था, और जो मेवाड़ की थर्मोपल्ली हल्दी घाटी, वहां पर प्रत्येक सैनिक लियोनिडास है। ये क्वेश्चन एक बार आया था कि किसने लियोनिडास की संज्ञा दी? तो कर्नल जेम्स टोड ने दी है। कर्नल जेम्स टोड ही पृथ्वीराज राठौड़ को देखकर कहते हैं, पृथ्वीराज राठौड़ को पढ़कर कहते हैं, उसकी किताबों को पढ़कर, उसकी सामर्थ्य को, उसकी वीरता को पढ़कर कहते हैं कि राजस्थान का राजपूत एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कलम लेकर पैदा होता है। इसकी बात हमने बेली किशन रुक्मणी में की है। तो कर्नल जेम्स टोड लियोनिडास कह रहे हैं किसको? मेवाड़ के प्रत्येक सैनिक को। उसके अलावा कर्नल जेम्स टोड उदय सिंह को देखकर ये कहते हैं कि उदय सिंह सुयोग्य बाप की अयोग्य संतान थी। इसकी बात भी हम मेवाड़ के इतिहास में करेंगे। सुयोग्य बाप की अयोग्य संतान है कौन? तो उदय सिंह। हालांकि इसमें थोड़ी सी अतिशयोक्ति है, इसकी बात भी हम वहां पर करेंगे। उदय सिंह को देखकर ही कर्नल जेम्स टोड ये कहते हैं कि अगर उदय सिंह नहीं होते, या अगर राणा सांगा और प्रताप के बीच उदय सिंह नहीं होते, तो मेवाड़ का इतिहास और अधिक उज्जवल होता। ये बात भी कर्नल जेम्स टोड कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड वो व्यक्ति है जिन्होंने सबसे पहले आदिवासियों के महत्व को समझा। आदिवासियों के महत्व को समझने के बाद इन्होंने अंग्रेज प्रशासन को, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक सलाह दी कि क्यों न आदिवासियों को यहां की सुरक्षा का भार दिया जाए, और उन्हीं के प्रयासों से अंग्रेज और आदिवासियों में मित्रता हुई, और इन्हीं के सलाह पर
इन्होंने पहले सलाह दी थी कि क्यों ना आदिवासियों को सुरक्षा का भार दिया जाए, तो इन्हीं की सलाह पर एमबीसी की स्थापना, मेवाड़ भील कोर की स्थापना अंग्रेज सरकार ने बाद में की। हालांकि उस समय तक कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु हो गई थी। कर्नल जेम्स टोड 1835 में इंग्लैंड में वो उनका स्वर्गवास हुआ है, पर उन्हीं की सलाह थी कि एमबीसी का गठन इस प्रकार से भील रेजिमेंट का गठन किया जाए। भील रेजिमेंट के गठन करने से इस मेवाड़ अंचल में सुरक्षा का जो पुख्ता इंतजाम कर दिया जाएगा। तो देखिए 1835 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड की इंग्लैंड में मृत्यु होती है और राजस्थान के इतिहास का जनक सदा सदा के लिए हमें छोड़कर चला जाता है। लेकिन जो कर्नल जेम्स टोड का योगदान है राजस्थान के इतिहास में वो चिर स्मरणीय है, और शायद उन्होंने राजस्थान के इतिहास को लिखने की पहल की। उस पहल के कारण ही आज हम राजस्थान के इतिहास को इस अधिक ऊंचाई पर देख सकते हैं, और उन्होंने ही इस इतिहास को राजस्थान से अखिल भारतीय स्तर पर और अखिल भारतीय स्तर से संपूर्ण विश्व पटल पर ले जाने का कार्य किया। तो हमने अभी तक इतिहास के स्रोत की बात की, स्रोत में हमने साहित्यिक स्रोत की बात की, पुरातात्विक स्रोत की बात की, अभिलेखों की बात की, हमने ब्रीफ अभिलेख देखे हैं, उसके अलावा हमने सिक्के देखे हैं, उसके अलावा हमने ताम्रपत्र की बात की है, मृदभांड की बात की है। अब बात करते हैं हम अभिलेख और इनकी अभिलेख मृदभांड हम प्रत्येक सभ्यता का साथ में बात करेंगे। सिक्के जो कि हमने पंचमार्क सिक्कों की बात की है, लेकिन रियासतों के सिक्के अलग से आएंगे, उसको हम कल्चर के माध्यम से देखेंगे। और जिस सभ्यता में मृदभांड है वो मृदभांड, और जहां पर जो अभिलेख जिस शासक ने लिखे हैं उसकी बात हम उस शासक के साथ करेंगे। उसके साथ हमने साहित्यिक स्रोत की बात की, वैदिक साहित्य की बात की, ख्यात साहित्य की बात की है, और आज हमने बात की है जो अंग्रेज इतिहासकार है, जो पाश्चात्य इतिहासकार है, उनकी एक भाषा से संबंधित है, एक साहित्य से संबंधित है। कर्नल जेम्स टोड जो है वो इतिहास से संबंधित है। आज इस 7वें वीडियो में हमने पहले वीडियो से लगाकर क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें में राजस्थान के इतिहास को जानने के साधन या स्रोत की बात की है। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा राजस्थान से संबंधित, वो वीडियो आएगा राजस्थान की सभ्यताएं। जितनी भी सभ्यताएं हैं उसको हम एक एक करके डिटेल से उनका अध्ययन करेंगे और उसी बात पर फोकस करेंगे जहां पर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ओके, थैंक यू।